हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी अपनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। यूएस के टैरिफ की वजह से उनका बिजनेस पूरी तरीके से इफेक्टेड है, पूरी तरीके से उनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है। एंड उनका अगर आप देखें तो रिसेंटली रिजल्ट भी काफी खराब उन्होंने परफॉर्म किया है। जो अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट आया उसमें उन्होंने डिग्रो किया है। एंड लेकिन अगर आप इस बिजनेस को देखें तो इंडिया के सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को। कंपनी का नाम है वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। एंड कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। कंपनी नए कैपेक्स कर रही है यार्न में, फैब्रिक बिजनेस में, एंड जो अपना सिंथेटिक फाइबर वाला बिजनेस है, गारमेंट वाला बिजनेस है, सब में कैपेक्स कर रही है। ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, सस्टेनेबल सोर्सेज की तरफ मूव कर रही है। तो बिजनेस में जो इंटरनली काफी अच्छी चीजें, काफी अच्छे पॉइंट्स हो रहे हैं, काफी अच्छे चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में इंटरनली। एंड मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर के काफी होपफुल भी है, जैसे वो लोग अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में जैसा उन्होंने बताया। एंड लेकिन रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करे, लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाना चाहें, तो ऐसे बिजनेसेज में निवेश करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। एंड ये सही समय भी है, क्योंकि अभी ये इनका बिजनेस अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इनका बिजनेस ऐसा तो हमेशा रहने वाला नहीं है। आगे चल के इनका बिजनेस परफॉर्म करेगा और ये शेयर होल्डर्स के लिए फिर से पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है वर्धमान टेक्सटाइल का। तो वर्धमान टेक्सटाइल को अगर आप बेसिकली देखें तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर एंड गारमेंट्स। एंड इस सारे प्रोडक्ट्स को, चाहे वो यार्न वाला बिजनेस हो, फैब्रिक हो, फाइबर्स हो, गारमेंट्स हो, ये सारा ये 75 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड उसमें भी लगभग 50% एक्सपोर्ट ये अकेले यूएस को करते थे, अभी भी करते हैं यूएस को एक्सपोर्ट, लेकिन वो बिजनेस में इंपैक्ट होने की वजह से इनका पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्टेड हो गया है। एंड अगर आप देखें तो ये इंडिया के टॉप 3 वुवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। एंड अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं, जिसमें यार्न है पहला, दूसरा फैब्रिक है, एंड इसके अलावा थर्ड प्रोडक्ट है इनका गारमेंट। और अगर आप इनके यार्न वाले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो ये मिलान यार्न होता है, मिलान यार्न मैन्युफैक्चर करते हैं। जो ओपन एंड यार्न होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा एमबीएस यार्न, स्लब यार्न, फंक्शनल यार्न, एक्रिलिक यार्न, फैंसी यार्न, कोर स्पन यार्न, सुपर फाइन यार्न, सेलुलोजिक यार्न, रिसाइकल्ड यार्न, हैंड निटेड यार्न्स एंड जो गैस्ड मर्सराइज्ड यार्न होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप इनका फैब्रिक वाला डिवीजन देखें तो फैब्रिक वाले डिवीजन में इनके प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा कि ये पीस डाइड फैब्रिक भी मैन्युफैक्चर करते हैं, यार्न डाइड फैब्रिक भी बनाते हैं, जो ग्रे फैब्रिक्स होते हैं वो भी ये बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो फाइबर ब्लेंड फैब्रिक्स होते हैं वो भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो स्पेशल फिनिश फैब्रिक्स होते हैं, जिसमें फायर रिटार्डेंट होता है, फायर प्रूफ होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, ऑयल रिपेलेंट होता है, या स्पेशल पर्पजेज के लिए यूज किए जाने वाले फैब्रिक होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड गारमेंट वाला सेगमेंट जो इनका तीसरा सेगमेंट है, गारमेंट वाले सेगमेंट में देखें तो इनका ये 100% कॉटन गारमेंट भी बनाते हैं, पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड फैब्रिक भी ये बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो कॉटन लाइक्रा होता है, जो स्ट्रेचेबल लाइक्रा होता है, कॉटन लाइक्रा फैब्रिक भी बनाते हैं। प्लस इसके अलावा जो पॉलिस्टर लाइक्रा फैब्रिक होता है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा लिनेन फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं। कॉटन मोडाल्स जो ब्लेंड होता है, मोडाल एक टाइप का फाइबर होता है, कॉटन के साथ ब्लेंड करके उसका जो फैब्रिक बनाया जाता है वो भी ये बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो कॉटन टेंसिल, टेंसिल भी एक तरीके का फाइबर होता है जो कॉटन के साथ ब्लेंड करके फैब्रिक बनाया जाता है, तो कॉटन टेंसिल ब्लेंड फैब्रिक भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा कॉटन विस्कोस, विस्कोस भी एक तरीके का मैनमेड फाइबर होता है जो कि कॉटन के साथ ब्लेंड करके फैब्रिक बनाया जाता है, तो कॉटन विस्कोस ब्लेंड फैब्रिक भी ये बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो मिलांज फैब्रिक होता है वो भी ये बनाते हैं। एंड अगर आप इनकी जो इनके प्लांट देखते हैं तो इनके पास 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि इंडिया के 5 अलग अलग स्टेट्स में सिचुएटेड है, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और अगर आप इनके जो प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको देखें तो आपको बद्दी हिमाचल प्रदेश में, मतलब हम इनको सेगमेंट वाइज देखते हैं, तो जो फैब्रिक वाला यूनिट है, मींस इनके प्लांट भी तीनों तरीके के हैं। फैब्रिक प्लांट भी इनके पास, यार्न वाले प्लांट भी इनके पास, एंड इसके बाद जो स्विंग थ्रेड का प्लांट है वो भी इनके पास है। तो इनका अगर फैब्रिक वाला डिवीजन हम देखें तो फैब्रिक वाले डिवीजन में इनके पास 2 प्लांट है, जिसमें एक प्लांट इनका बद्दी में है और एक प्लांट इनका बुधनी मध्य प्रदेश में। बद्दी हिमाचल प्रदेश में है और बुधनी मध्य प्रदेश में है। तो 2 एमपी और एचपी, हिमाचल प्रदेश एंड एमपी में 2 इनके प्लांट हो गए। एंड
वहां अगर इन दोनों प्लांटों को मिला के देखेंगे आप, तो वहां पर लगभग 1500 लूम्स की कैपेसिटी है इनके पास। कंपोजिट यूनिट है इनके, जहां पर ये स्पिनिंग भी करते हैं, वीविंग भी करते हैं, एंड इसके बाद उसका फैब्रिक भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको प्रोसेसिंग भी करते हैं, मीन्स उनकी जो ब्लीचिंग है, डाइंग है, फिनिशिंग है एंड पैकिंग है, ये सारा भी अपने यूनिट्स में करते हैं। तो ये दोनों ही यूनिट्स में ये सारा प्रोसेस होता है। एंड वहां पर लगभग 1500 लूम्स हैं फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड इसके अलावा लगभग 180 मिलियन मीटर्स की कैपेसिटी है इन दोनों यूनिटों में मिला दे तो 180 मिलियन मीटर्स पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। एंड जो यार्न वाले इनके प्लांट है, यार्न के इनके कई प्लांट है, जिसमें लुधियाना में 2 प्लांट, जिसमें पंजाब में 2 प्लांट है। एक प्लांट इनका मलेरकोटला में है और एक प्लांट इनका लुधियाना में है। एंड एक यार्न का प्लांट इनका बद्दी में है। एंड इसके अलावा एमपी में इनके 3 यार्न के प्लांट है, एक मंडीदीप में है, एक सतलापुर में है और एक बुधनी में है। तो अगर इन टोटल प्लांटों की कैपेसिटी मिला दें, यार्न मैन्युफैक्चरिंग की इनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 1.2 मिलियन स्पिंडल्स की कैपेसिटी है। एंड इनका स्विंग थ्रेड का 3 प्लांट है, तो वो तीनों प्लांट, एक पंजाब में स्विंग थ्रेड का इनका प्लांट है, एक तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश में है। तो इनके 3 प्लांट स्विंग थ्रेड के हैं। और दोस्तों अगर आप इनके क्लाइंट की लिस्ट देखें, तो इनके क्लाइंट्स जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बायर्स हैं, जो सबसे बड़े गारमेंटर है या जो सबसे बड़े होम फर्निशिंग की कंपनियां हैं, वो इनके क्लाइंट्स हैं, जिनमें गैप इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा H&M इनका क्लाइंट है, वॉलमार्ट इनका क्लाइंट है, कैल्विन क्लेन इनका क्लाइंट है, टॉमी हिलफिगर इनका क्लाइंट है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिनके कई सारे ब्रांड्स है जो आप लोग देखते होंगे, जैसे इनके कई सारे ब्रांड, जैसे पीटर इंग्लैंड है, लुई फिलिप्स है, यूएस पोलो शायद यूबी में भी इनका एक क्लाइंट है। तो इनके कई सारे ब्रांड्स हैं जो इंडियन मार्केट में वो सेल करते हैं, तो वो भी इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा शाही एक्सपोर्ट इनका क्लाइंट है। शाही एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है जो कि बेसिकली बांग्लादेश में सिचुएटेड है। एंड ये पूरे वर्ल्ड को कपड़ा गारमेंट बना के सप्लाई करता है। तो शाही एक्सपोर्ट इनका क्लाइंट है। जारा इनका क्लाइंट है। इसके अलावा यूनिक्लो जो कि एक जापान का प्रीमियम गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो भी इनका क्लाइंट है। एंड कारहाट इनका क्लाइंट है जो कि यूएसए का एक प्रीमियम वो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी इनका क्लाइंट है। एंड अगर आप इनका एक्सपोर्ट देखें तो 40 to 45% रेवेन्यू इनका टोटल एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ये इनके यूएस एक्सपोर्ट से आता है। मीन्स अगर ये 100 रुपीज का रेवेन्यू टोटल एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं, तो उसमें से लगभग 40 से 45 रुपीज ये इनके केवल अकेले यूएस को एक्सपोर्ट करने से कंट्रीब्यूट होता है। और इसी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ गया टैरिफ का, क्योंकि इनका 45% रेवेन्यू एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑलमोस्ट यूएस से आता है। एंड यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनके लिए काफी हार्ड टाइम चल रहा है अभी। एंड अगर आप इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन देखें तो लगभग 3500 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, जो कि बेसिकली यार्न और फैब्रिक बिजनेस में कर रहे हैं। एंड कंपनी करेंटली अगर आप देखें तो मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से गुजर रही है। एंड ये सारी चीजें बाय द एंड ऑफ FY27 ये लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके बाद फिर आपको दिखेगा कि इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एंड अगर कोई गुड न्यूज मिल गई यूएस और इंडिया के बीच जो टैरिफ है उसके रिगार्डिंग, तो इनका बिजनेस आपको बूम होता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर कंपनी की बात करते हैं तो इनका लगभग 12,800 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर आप इनके फाइनेंशियल रेशियो देखें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 15 के आसपास है। एंड इनका आरओसी और आरओई देखें तो वो भी लगभग 10-11% के आसपास है। तो फंडामेंटल्स इनके एवरेज हैं, लेकिन इनका वैल्यूएशन काफी सस्ता है। 15 के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। एंड ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप टेक्सटाइल सेगमेंट में किसी भी कंपनी का उठा के देख लें, आपको बहुत कम कंपनियां मिलेंगी 15 के आसपास के पीई रेशियो पर। इनके कॉम्पिटिटर कंपनियां तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी आपको। एंड वैल्यूएशन लोअर होने की वजह से अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक सही समय हो सकता है मे बी, लेकिन कोई नहीं जानता है कि ये टैरिफ का इंप्लीमेंटेशन कब तक रहेगा, टैरिफ का जो प्रॉब्लम है कब तक सॉल्व होगा। क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक इनके बिजनेस के अच्छे दिन तो नहीं आने वाले हैं। और एक बार टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या फिर ये अपने जो बिजनेस एक्सपेंशन है या जो अपना एक्सपोर्ट डिवीजन है उसको अदर कंट्रीज को लेके जाए, जैसा कि मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बता भी रहा है। कॉन्फ्रेंस कॉल को हम एक काफी डिटेल कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप देखें तो जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो भी अपने टॉप से लगभग 25% डाउन हो चुका है। जो पहले 550 के आसपास इनका शेयर प्राइस हुआ करता था, वो भी गिर करके लगभग 440 के आसपास चल रहा है करंटली। और वो और भी नीचे गिर करके लगभग 330 तक चला गया था। तो वहां से थोड़ा बहुत इन्होंने रिकवरी की है इनके शेयर प्राइस ने। एंड अगर आप देखें तो
मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता भी रहा है कि हायर टैरिफ की वजह से जो ब्रांड्स है, जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है वर्ल्ड वाइड, वो अपना जो सोर्सिंग है वो इंडिया से अलग दूसरी कंट्रीज में तलाश रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में अपनी सोर्सिंग को देख रहे हैं। जैसे उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है बांग्लादेश, वियतनाम एंड कंबोडिया जैसी कंट्रीज को, जहां पर इनके जो क्लाइंट्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो उधर मूव कर रहे हैं। एंड जब तक ये प्रॉब्लम टैरिफ पर सॉल्व नहीं होगा, वो इंडिया की तरफ उनका जो मूवमेंट है वो कम ही रहेगा। एंड बाकी मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी बता रहा है कि जो बायर, जो जिनके ऑर्डर्स ऑलरेडी इनके पास थे टैरिफ इंप्लीमेंट होने से पहले, वो अपने ऑर्डर्स को उठाने में डिले कर रहे हैं, या फिर वो नए ऑर्डर देने में भी डिले कर रहे हैं। और इसके अलावा वो इनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि जो टैरिफ, जो 25% टैरिफ तो वो पे करने को रेडी है, लेकिन जो 25% एडिशनल पेनल्टी टैरिफ इनके ऊपर लगा है, उस पेनल्टी टैरिफ के लिए वो डिस्काउंट मांग रहे हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए। तो वो इनका नेगोशिएशन अभी अपने कस्टमर्स के साथ, अपने बायर्स के साथ चल रहा है। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक चला तो हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है। एंड हम इसको मिटिगेट करने के लिए अपना जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है उसको अलग कंट्रीज में, अलग दूसरी कंट्रीज में जहां से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, या फिर जहां से हमारे ऊपर टैरिफ कम इंप्लीमेंटेड है, उन सारी कंट्रीज की तरफ हम देख रहे हैं। जैसे हम अभी अपने एक्सपोर्ट डिवीजन को यूएस से हटा के यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश एंड श्रीलंका में करने को देख रहे हैं। उनकी तरफ अपने बिजनेस एक्सपेंशन को, अपने एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट को उधर उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए इनके बिजनेस को डीप में समझते हैं एंड इनका जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों इनकी पीपीटी के ऊपर चलते हैं। तो इनकी पीपीटी में हमको इनकी कंपनी का ओवरव्यू देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे हम, फिर इनकी हाइलाइट्स देखेंगे, देन इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, एंड लास्ट में इनका जो शेयर होल्डिंग की समरी है उसको देखेंगे। और दोस्तों अगर आप वर्धमान का ओवरव्यू देखते हैं, वर्धमान कंपनी का ओवरव्यू, तो ये इंडिया के लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। मतलब क्या है वर्टिकली इंटीग्रेटेड का, कि ये धागे की स्पिनिंग से लेके स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग से लेकर फाइनल जो फैब्रिक पैकिंग होता है वो सारा का सारा इनका इन हाउस होता है। एंड इनके पास इस इंडस्ट्री का 60 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 60 सालों से ज़्यादा का अनुभव है इनको इस इंडस्ट्री का। इनका टर्नओवर अगर आप देखते हैं तो वो $1 बिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है। एंड इसके अलावा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यार्न है इंडिया में। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो इनकी जो फैब्रिक प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है वो 180 मिलियन मीटर्स पर ईयर की है। एंड इनके पास 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। एंड इनका ग्लोबल फुटप्रिंट 75 से ज़्यादा कंट्रीज में है। मतलब ये 75 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट। एंड अगर आप इनके प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी देखें तो इनके सपोज आपने कोई प्रोडक्ट इनका परचेज किया है जिसमें एक से ज़्यादा बैचेज हैं, एक से ज़्यादा लॉट्स हैं, तो वो एक से ज़्यादा बैचेज में आपको विद इन द बैचेज आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। सारे, चाहे आप पहले बैच से मटेरियल लें या तीसरे बैच से या पाँचों बैच से या लास्ट बैच से, आपको पूरा का पूरा फैब्रिक एक जैसा मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो इनके प्रोडक्ट में आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। एंड इसके अलावा इनके प्रोडक्ट में आपको रिलायबिलिटी मिलेगी। एंड इसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है कि इनका प्रोडक्ट आप आरएफडी फैब्रिक या डाइड फैब्रिक आप इनसे परचेज करते हैं तो उस फैब्रिक से आप किसी भी तरीके का एंड यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के प्रोडक्ट उससे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आइदर वो शर्टिंग हो, आइदर वो बॉटम्स हो, आइदर वो गारमेंट्स हो, आइदर वो अदर यूजेज हों। एंड इसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ट्रेसेबल होते हैं, एजाइल होते हैं, एंड सस्टेनेबल माध्यम से वो बनाए जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो वर्धमान जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जो भी प्रोडक्ट रेडी करता है, वो प्रोडक्ट आपके ऐसे माध्यम से बनाए जाते हैं जिसमें कम से कम हेजार्डस केमिकल्स एंड कम से कम एटमॉस्फेयर को हेजार्डस केमिकल्स रिलीज किया गया हो, एटमॉस्फेयर में कम से कम हार्म पहुँचाया जाता है। और अगर आप सस्टेनेबिलिटी को डिटेल में समझें तो ये वर्धमान जो यूनिट है, वर्धमान एक प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेज को एडवांस में एंटिसिपेट करती है और उसके लिए प्रिवेंटिव सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करती है। एंड इसके लिए कई तरीके के सस्टेनेबल वर्क होते हैं जो वर्धमान करती है, जैसे कि ये जो फ्रेश वाटर का कंजम्पशन है उसको कम करते हैं। एंड इसके अलावा जो वाटर ये यूज करते हैं उस वाटर को रिसाइकिल करते हैं। इनके पास इनके सारी यूनिट्स में आपको इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए मिलेंगे जिसको हम ईटीपी कहते हैं। तो ईटीपी प्लांट लगे हुए मिलेंगे और वो ईटीपी प्लांट में अपने जितना भी वाटर ये अपने प्रोसेसिंग में यूज करते हैं उस पूरे वाटर को अपने ईटीपी प्लांट में रिसाइकिल करते हैं एंड उसी वाटर को दोबारा यूज करते हैं। फर्दर ये अगला स्टेप क्या लेते हैं, ये
अगला स्टेप ये लेते हैं कि ये हेल्दी वर्क कंडीशंस रखते हैं अपने अक्रॉस ऑल यूनिट्स, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंस्पायर होती है, जो पीपल वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एंड इसके अलावा कई तरीके की ट्रेनिंग्स ये प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि इनके एम्प्लॉय ज़्यादा वर्क एफिशिएंट होते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है और वो हेल्दी भी बने रहते हैं। थर्ड ये क्या करते हैं, ये ऐसा कर रहे हैं कि ये जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी होती है जो ग्रिड से मिलती है, उस कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। तो ये इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इनकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी छतों पर ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी है बाई सोलर ये जनरेट करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को विद इन देयर प्लांट, अपने प्लांट के अंदर ही यूज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, जिससे इनकी जो डिपेंडेंसी है ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसके ऊपर कम हो जाती है। एंड फर्दर ये जो इनका वेस्ट इमिशन है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट किया जा सके। एंड इसके अलावा इनके जो हेजार्डस केमिकल्स होते हैं जो सारे प्रोसेस से जनरेट होते हैं, उन हेजार्डस केमिकल्स के जनरेशन को ये मिनिमाइज कर रहे हैं एंड उसको एलिमिनेट करने के ऊपर कई तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिनको ये कर रहे हैं, एंड ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा वर्धमान के कई तरीके के ESG विजन्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि इनका टारगेट है कि 2045 तक ये नेट जीरो इमिशन को अचीव कर लेंगे। एंड इसके अलावा 2050 तक ये जो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट है एटमॉस्फेयर के ऊपर उसको जीरो कर लेंगे। एंड इसके अलावा 2030 तक इनका जो जीरो डिस्चार्ज हेजार्डस केमिकल्स हैं उसको अचीव कर लेंगे ये। एंड इसके अलावा ये जो इनका जीरो फैटलिटीज़ है या जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसको भी जीरो करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। इसके अलावा 2030 तक मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये अपना जो वेस्ट ये सेंड करते हैं लैंड के अंदर जो वेस्ट केमिकल्स या वेस्ट वाटर को जो ये लोग डंप करते हैं उसको 50% तक कम कर देंगे। एंड इसके अलावा 2030 तक मैनेजमेंट का एक और टारगेट है कि जो फ्रेश वाटर का कंजम्पशन है उसको 30% तक रिड्यूस कर देंगे। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट 2024 में ही एक टारगेट साइन का कि 29% जो इनके इनपुट होते हैं, जो इनपुट रॉ मटेरियल होते हैं, उसको ये लोग सस्टेनेबल सोर्सिंग से सोर्स करेंगे। तो वो ये लोग वो वर्धमान अचीव कर चुका है 2024 में ही। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट का एक टारगेट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करते हैं उसका 40% ग्रीन पावर जनरेशन से अचीव करेंगे। ये 2026 तक इनका टारगेट है अचीव करने का। एंड इसके अलावा 2030 तक इनका एक और टारगेट है मैनेजमेंट का कि जो इनकी पैकेजिंग है उसको 100% सस्टेनेबल कर लेंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने अब तक अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7000 ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हेल्ड किए हैं। अब आइए दोस्तों इनका बिजनेस का ओवरव्यू देखते हैं। तो आप अगर इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें ये तीनों तरीके के टेक्सटाइल से रिलेटेड तीनों तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, आइदर वो यार्न हो, आइदर वो फैब्रिक हो या फिर गारमेंट हो। तो अगर आप इनकी यार्न में इनकी कैपेसिटी देखते हैं तो इनके पास 1.25 मिलियन स्पिंडल्स की कैपेसिटी है, 1.25 मिलियन से ज़्यादा स्पिंडल्स इनकी यूनिट्स में हैं। एंड अगर आप इनकी फैब्रिक की कैपेसिटी देखते हैं तो इनका ग्रे फैब्रिक जो मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है उसके लिए इन्होंने लगभग 1500 से ज़्यादा लूम्स इनके पास हैं। एंड उसकी जो कैपेसिटी है बेसिकली अगर आप देखें तो 180 मिलियन मीटर पर एनम की इनकी फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है एंड फैब्रिक प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। एंड अगर आप इनके गारमेंट वाली कैपेसिटी देखते हैं तो इनकी लगभग 7500 शर्ट्स पर डे ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मीन्स इनकी कैपेसिटी 7500 शर्ट्स पर डे बनाने की है। एंड इनको कई तरीके के अवार्ड्स मिले हुए हैं, कई तरीके के रिकॉग्निशंस मिले हुए हैं, आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। फर्दर दोस्तों इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं। तो इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देखेंगे तो आपको इनके रिजल्ट कुछ खास नहीं दिखाई देंगे, बल्कि इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके जो रिजल्ट्स है, इनका जो रेवेन्यू है वो डिग्रो हुआ है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी इनकी डिग्रो हुई है, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डिग्रो होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके पीछे रीजन्स ये हैं कि इनके अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50% इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो यूएस के साथ है, और यूएस ने इनके ऊपर टैरिफ, जैसा आप लोगों को पता ही है कि 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से इनका सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस बुरी तरीके से इंपैक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से आपको इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट अच्छे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन एक तरीके का ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसे बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड बिजनेस है और आगे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने की कैपेसिटी भी ये रखते हैं।
तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ऐसी कंपनियों में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां जैसे ही टैरिफ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, यूएस गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करे या फिर इंडिया गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करे, तो इनके स्टॉक्स प्राइसेस आपको अपर डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देंगे एंड इनके फंडामेंटल भी आपको सुधरते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए पहले तो हम इनके जो फाइनेंशियल्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें देखेंगे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% की डिग्रोथ दिखाई देगी। 2% से इनका बिजनेस डिग्रो हुआ है। जो इनका रेवेन्यू हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में लगभग 2455 करोड़, वो घट करके लगभग 2417 करोड़ बचा है एंड 2417 करोड़ रह गया है, मीन्स इसमें 2% से डिग्रो हुआ है ये बिजनेस। एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर भी देखें तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी इसमें 1% की डिग्रोथ दिखाई देगी आपको। जो 4725 करोड़ का रेवेन्यू इनका हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में, वो इस ईयर के फर्स्ट हाफ में आपको 4760 करोड़ होता हुआ दिखाई देगा। सॉरी, इसमें 1% की ग्रोथ है, डिग्रो नहीं है, इसमें 1% की ग्रोथ है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली रिजल्ट में आपको 2% की डिग्रोथ दिखाई देगी। एंड अगर आप इनका टोटल इनकम देखते हैं तो टोटल इनकम में इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4% से डिग्रो हुआ है इनका बिजनेस। वो लगभग जो पहले लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में 2565 करोड़ हुआ करता था, वो घट करके अभी 2468 करोड़ हो गया है। एंड इसके अलावा अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो इसमें 0.4% की डिग्रोथ आपको दिखाई देगी। लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में 4900 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ करता था, जो कि अभी घट करके 4882 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इनका टोटल इबिट्टा देखते हैं तो टोटल इबिट्टा में भी आपको 10% से डिग्रोथ दिखाई देगा। लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में लगभग 425 करोड़ इनका टोटल इबिट्टा था, जो कि अभी घट करके 383 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो इसमें 6% से डिग्रोथ दिखाई देगा आपको। लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में 834 करोड़ इनका टोटल इबिट्टा हुआ करता था, जो कि इस साल के फर्स्ट हाफ में आपको 780 करोड़ दिखाई देगा। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो उसमें भी आपको 1.1% से डिग्रोथ दिखाई देगा क्वार्टरली बेसिस पर। और अगर उसको हाफ ईयरली बेसिस पर आप देखें तो उसमें लगभग 1% से आपको डिग्रो होता हुआ वो दिखाई देगा। एंड फर्दर अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पर तो क्वार्टर टू वर्सेस क्वार्टर टू में आपको 19% से डिग्रोथ दिखाई देगा। काफ़ी ह्यूज डिग्रोथ है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। जो 309 करोड़ का इनका प्रॉफिटेबिलिटी हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में, वो इस साल के सेकेंड क्वार्टर में केवल 249 करोड़ है। एंड ये 19% से डिग्रो हुआ है। एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो उसमें भी 15% का डिग्रोथ दिखाई देगा। जो लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में 604 करोड़ हुआ करता था, वो भी घट करके 515 करोड़ रह गया है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें भी 14% से आपको डिग्रोथ दिखाई देगा क्वार्टर टू वर्सेस क्वार्टर टू। जो 220 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में, वो इस ईयर के सेकंड क्वार्टर में केवल 189 करोड़ रह गया है। एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको 12% से डिग्रोथ दिखाई देगा। जो 447 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में, वो इस ईयर के फर्स्ट हाफ में 391 करोड़ रह गया है। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1% से डिग्रोथ दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आप इनके ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखते हैं इस क्वार्टर के लिए तो आपको दिखेगा कि इनका जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो इनका अभी सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में जो इनका सेकंड क्वार्टर गया है उसमें 4.2% ज़्यादा इन्होंने जो अपना यार्न का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया है। जो लास्ट ईयर इनका यार्न का प्रोडक्शन 67,150 मीट्रिक टन हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी 69,961 मीट्रिक टन है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 4.2% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका जो ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन है उसको देखेंगे तो उसमें 3% से आपको डिग्रो होता हुआ दिखाई देगा। लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में अगर आप देखें तो इनका जो प्रोडक्शन था वो 515 लाख मीटर था, जो कि अभी घट करके केवल 500 लाख मीटर बचा हुआ है, तो वो 3% से डिग्रो हुआ है इनका ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। एंड अगर आप इनका ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो उन्होंने किया है वो, और अगर आप इनका जो प्रोसेस्ड फैब्रिक है वो वाला बिजनेस देखें तो उसमें आपको 4.4% से डिग्रो दिखाई देगा क्वार्टर टू लास्ट ईयर वर्सेस क्वार्टर टू दिस ईयर। क्वार्टर टू लास्ट ईयर में इनका जो प्रोसेस्ड फैब्रिक प्रोडक्शन था वो लगभग 413 लाख मीटर हुआ करता था, जो कि अभी घट करके 394 लाख मीटर है। और दोस्तों अगर हम इनके रेवेन्यू स्प्लिट को देखें क्वार्टर टू FY26 में तो आपको वहाँ दिखेगा
कि इनका जो फैब्रिक वाला डिवीज़न है उससे 34% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है, एंड जो इनका यार्न वाला डिवीज़न है, यार्न वाले डिवीज़न से इनके टोटल रेवेन्यू का 66% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ है। मीन्स इनका टोटल जो रेवेन्यू है उसमें 66% कंट्रीब्यूशन यार्न वाले बिजनेस का है एंड 34% कंट्रीब्यूशन इनके फैब्रिक बिजनेस का है। एंड अगर आप इनका जियोग्राफिकल स्प्लिट देखते हैं तो जियोग्राफिकल स्प्लिट में आपको दिखाई देगा कि लगभग 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से हुआ है एंड इनके डोमेस्टिक बिजनेस से 55% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ है। और दोस्तों आप अगर इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसको देखें तो आपको दिखेगा कि जो इनका यार्न डिवीजन है, यार्न डिवीजन में इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है लगभग 15,600 स्पिंडल्स ये और ऐड कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 तक ये उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये उसको कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट हाफ में। एंड इसके अलावा अगर टोटल स्पिंडल्स देखें तो लगभग 17,000 स्पिंडल्स का एक्सपेंशन ये कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अभी इनका जो ओपन एंड वाला प्रोजेक्ट है उसमें 6,624 रोटर्स का जो प्रोजेक्ट है वो अभी स्टार्ट होना बाकी है। एंड अगर आप इनका जो फैब्रिक प्रोसेसिंग वाली कैपेसिटी एक्सपेंशन देखें तो फैब्रिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका टारगेट है, ये जो कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं वो 31 मिलियन मीटर्स कर रहे हैं। एंड ये 31 मिलियन मीटर्स का जो एडिशनल कैपेसिटी ये ला रहे हैं वो कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका अप्रॉक्सीमेटली H2 FY26 तक कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि मार्च 2026 तक ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो इनका सिंथेटिक वूवन फैब्रिक वाला डिवीजन है उसमें ये 18 मिलियन मीटर्स जो कैपेसिटी है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये बाय द H2 FY26 मीन्स वही मार्च 2026 तक ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इनका कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये अपनी यूनिट्स का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उसका ऑटोमेशन कर रहे हैं एंड जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं। और ये भी मैनेजमेंट का टारगेट है कि मार्च 2026 तक इसको भी कंप्लीट कर देंगे। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ग्रीन कैपेक्स भी कर रहा है। ये अपने ग्रीन कैपेक्स को बाय द एंड ऑफ FY27 तक इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इनका टोटल ये सारा कुछ कैपेक्स अगर आप जोड़ लें तो सारा कैपेक्स मिला के टोटल इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है लगभग 3,535 करोड़ का कैपेक्स है। तो दोस्तों अगर आप इनकी बैलेंस शीट को देखें तो इनकी बैलेंस शीट्स के कुछ हाइलाइट्स इन्होंने यहाँ दिखाए हुए हैं। आपको दिखाई देगा कि इनके पास शेयर होल्डर्स का फंड लगभग 9,832 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और इनके पास लॉन्ग टर्म बारोइंग लगभग 1,225 करोड़ की है एंड इनके पास शॉर्ट टर्म बारोइंग लगभग 253 करोड़ की है। लॉन्ग टर्म बारोइंग और शॉर्ट टर्म बारोइंग में डिफरेंस ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म बारोइंग होता है वो उनको 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, वो मीन्स उसको 2, 3, 4, 5 सालों में इसको के लिए ये लोन लिया गया होता है। एंड जो शॉर्ट टर्म बारोइंग होता है उसको विद इन द ईयर इनको चुकाना पड़ेगा, मीन्स 1 साल के अंदर ही इसको चुकाना पड़ेगा। तो इनके पास लगभग 1,225 करोड़ का लॉन्ग टर्म बारोइंग है और 253 करोड़ का शॉर्ट टर्म बारोइंग है। टोटल बारोइंग अगर आप देख लें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मिलाकर तो लगभग 1,478 करोड़ की इनके पास बारोइंग है। एंड इनकी बैलेंस शीट के ऊपर कैश पड़ा हुआ लगभग 29 करोड़ एंड इसके अलावा बैंक बैलेंस एंड जो अदर इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, अदर जो इनके पास पड़ा हुआ है वो लगभग 45 करोड़ पड़ा हुआ है। एंड इसके बाद इनका जो कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट है लाइक FD होता है या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या किसी अदर जगह पर ये इन्वेस्ट करते हैं, वो इनके पास अगर देखेंगे तो लगभग 1,326 करोड़ पड़ा हुआ है। तो अगर ये तीनों ऐड कर दें 1,326 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट प्लस जो इनके पास जो बैंक बैलेंस है 45 करोड़ का एंड जो इनके पास कैश पड़ा हुआ है 29 करोड़, तो वो जोड़ के अगर इनकी टोटल बोरोइंग में से आप घटा देते ये टोटल जोड़ लेंगे तो लगभग 1,400 करोड़ होता है और इनके पास टोटल बोरोइंग कितनी है 1,478 करोड़। तो आज के समय में अगर आप इनकी नेट बोरोइंग देखें, इनके ऊपर नेट कर्ज देखें तो लगभग 78 करोड़ का नेट कर्ज है इनके ऊपर। एंड अगर आप आज के समय में इनका टोटल एसेट्स देखते हैं तो लगभग 12,615 करोड़ का एसेट है अभी इनके पास। और दोस्तों अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग समरी देखें तो शेयर होल्डिंग समरी में आपको दिखेगा कि लगभग 64.21% शेयर प्रोमोटर्स के पास हैं एंड लगभग 22.18% शेयर इंस्टीट्यूशनल्स के पास हैं, जो HNI होते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास हैं एंड लगभग 13.61% शेयर पब्लिक के पास है, मीन्स जो हमारे और आपके जैसे जो रिटेल निवेशक होते हैं उनके पास लगभग 13% शेयर हैं। और अगर आप इनके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें जो टॉप होल्डिंग वाले क्लाइंट्स देखें तो उनमें HDFC म्यूचुअल फंड है जिसके पास लगभग 7.5% की होल्डिंग है, DSP म्यूचुअल फंड है जिनके पास लगभग 3% की होल्डिंग है एंड इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया है जिनके पास लगभग 3% की होल्डिंग है।
तो दोस्तों ये था टोटल वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में डिस्कशन। एंड इसका कॉन्फ्रेंस कॉल का डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर वो भी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। आप लोग उसको देख सकेंगे कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर के आगे क्या सोचता है, अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर के आगे क्या बोल रहा है, या जो प्रॉब्लम्स वो अभी फेस कर रहा है टैरिफ की, या जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसको किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। एंड इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है जो शेयर होल्डर्स के मन में रहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि मैं इनका कॉन्फ्रेंस कॉल जो इनके मैनेजमेंट के साथ अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसको डिटेल में वहाँ पर मैं कवर करूँगा। और दोस्तों अगर आपको इनके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।